प्राचीन भारत का रिवीजन करा रहे थे, तो उसमें 2 वीडियो हम डाल दिए हैं, तो उसको आप पहले देख लीजिए। उसके बाद ये क्या है, ये वन लाइनर फॉर्म में है और विभिन्न परीक्षाओं में जो टॉपिक से प्रश्न बन चुके हैं वो इसमें वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये 3 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और ये कम समय में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो का अधिक से अधिक लाभ लीजिए और अपने मित्रों तक इसको शेयर करिए, और शेयर करने से किसी का ज्ञान कम नहीं होता। चलिए फिर पहला टॉपिक हमारा क्या होता है, उसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम सब उसमें सब कवर है, बस अर्थ इसको प्रश्न के रूप में इसमें दिया गया है। तो भारत का प्रागैतिहासिक संस्कृति के बारे में देखिए अभी तक क्या क्या प्रश्न बन चुके हैं। तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, तो ये कृषि था। उस समय जहाँ से प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो मेहरगढ़, और मेहरगढ़ से ही गेहूं के सर्व प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम तो लहुरा देव। अब मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य बागौर से मिले हैं, और मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य लखनिया से, और मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वो आदमगढ़। तो इसको दोनों याद रखिए। और उत्खनित प्रमाणों के आधार पर पशुपालन प्रारंभ हुआ, तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हुआ। और मिथ्यार्थ रहित नवपाषाणिक स्थल प्रकाश में आया, तो गुल्फ करार में। और खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई तो नवपाषाण काल में। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं, तो बुर्जहोम गुर्फ कराल में। राख का टीला संगनकल्लू से कर्नाटका में है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य तो विंध्य क्षेत्र में। मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज तो जौ, वस्त्रों की खेती कपास का जो खेती है वो भारत से प्रारंभ हुआ है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के वे शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लखनिया से। वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो भीम बेटका से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थ। दधेरी कहाँ है, तो ये पंजाब में है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, एक तरीके के जैसे घटना चक्र में दिया है, तो वैसे तो 1-2 घंटे में तो हम घटना चक्र पढ़ नहीं सकते, लेकिन इसको हम 1 घंटे में रिवीजन कर सकते हैं। ताम्र, इसमें पूरा हम प्राचीन भारत एक ही वीडियो में समेटेंगे। गैरिक, तो धैर्य से देखिए और पूरा वीडियो देखिए। स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो 1 घंटे में जहाँ तक इसको हम बना लेंगे, तो इसको आप आधे घंटे में या 45 मिनट में देख सकते हैं। पहली बार में मत स्पीड बढ़ाया करिए, दूसरी बार में। गैरिक मेदभान पात्र का नामकरण हुआ तो हस्तिनापुर में। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो अतरंजी खेड़ा से। तामास्त्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर के फर्श को नीचे कैसे दफनाते से, उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया, तो थॉमसन ने किया है। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट्स थे, तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किसने किया है, तो HD सांकलिया ने किया है। अगला टॉपिक आता है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से, ये सब पढ़ा गया है। तो हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण हड़प्पा है, और सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था वह स्थान जहाँ घरों में कुएं के अवशेष, तो मोहनजोदड़ो। स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से, अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से मिला है। और सिंधु घाटी का पत्तन नगर लोथल से, और मृत पट्टिका पर उत्तरी सींग युक्त देवता की कृति मिलती है, तो लोथल से मिलती है। और हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से। और क्या हुआ कि हड़प्पा का वह उत्खनन प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ सका तो सर जॉन मार्शल।
सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम प्रयोग किया तो सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है तो पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी सभ्य उत्तर प्रदेश में बात करें तो हुलास और आलम। हुलास अभी शायद सन 2020 के पेपर में आया है। ये हुलास कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में। और हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल है तो ये गुजरात में है। और हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं तो धौलावीरा। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिलते हैं तो धौलावीरा से मिलते हैं। एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं हमको कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है तो राखीगढ़ी। अतिशक्य हड़प्पा स्थल स्थित है तो ये सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ पूर्व आर्यकाल में। और हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है तो पुरातात्विक खुदाई है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है तो अवेस्ता कहाँ है ये ईरान में है। ऋग वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल के बारे में जो प्रश्न बन चुके हैं उसको देखिए। तो पवित्र गायत्री मंत्र जो है तो वो ऋग्वेद में है तीसरे मंडल में, और ये ऋग्वेद में ही है और इसकी लिपि ब्राह्मी है। और ये ऋग्वेद पर आधारित संकलन सामवेद है। ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी है और इसमें ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती है बलि एवं कर्मकांड में। गोत्र भी ऋग्वेद से ही आया है। और सर्वाधिक मंत्र इंद्र को, दूसरे स्थान पर अग्नि है। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वर्ण शब्द भी ऋग्वेद से ही आया है सबसे पहले। और यव का अर्थ होता है जौ होता है। और क्या हुआ कि वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध पड़ोसरी रावी नदी के तट पर है। और ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति क्या थी, गाय थी। और इसको अघन्या भी कहा गया तो अघन्या शब्द शायद 2017 के पेपर में यूपीपीसीएस में आया है। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा हुई है तो उपनिषद में सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा हुई। वैदिक देवताओं में उसका पुरोहित बृहस्पति था, भगवान थे। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है। आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है तो कुरु और पांचाल। वैदिक धर्मकांड में होता संबंधित है ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। वह नदी जिस ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा ये सब उसमें पढ़ाया गया है, सरस्वती को कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वात्स्नेही। शतपथ ब्राह्मण में राजा विदेह है। शतपथ ब्राह्मण में राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि हैं तो गौतम, राहुगढ़। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख है तो शतपथ में पुरुष मेध का, इसी में पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। गोपत ब्राह्मण संबंधित है तो अथर्ववेद। अथर्ववेद का यही एक ब्राह्मण ग्रंथ है। और क्या है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान ये अथर्ववेद से संबंधित है। और निराशावाद तत्व दिखाई देते हैं सर्वप्रथम तो मैत्रायण से। और क्या हुआ कि भारतीय प्रतीक पर जो सत्यमेव जयते हैं वो मुंडके उपनिषद से लिया गया है। जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है तो जिंद अवस्था ये ईरान से संबंधित है। निशाका क्या है ये स्वर्ण मुद्राएं हैं। 14वीं सदी में ढंग से आ नहीं पाया है एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है तो बोगाज कोई, एशिया माइनर भी इसको कहा जाता है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद है तो कठोप उपनिषद में ये संवाद है। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का सूचक है तो कुंभा और क्रोमू। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है तो इंद्र को। आर्य शब्द क्या होता है, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ जन। और क्या हुआ कि अध्वर्यु का क्या होता है, यज्ञ कराने वाला पुरोहित। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे तो कैकेयी के। सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये सब क्या है, ये पुराण हैं। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता मनु हैं। कौशेय शब्द ये रेशम के लिए प्रयुक्त हुआ है। और क्लासिकीय संस्कृति में आर्य का क्या होता है अर्थ, एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद इसमें श्लोकों का स्रोतों का संकलन है। 6ठी सदी ईसा पूर्व राजनैतिक दशा, महाजनपद का उदय देखेंगे। 16 महाजनपदों का भगवती सूत और अगुत्तर निकाय ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और भगवती सूत ये जैन धर्म से। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है तो ये चेदी वंश से। और मत्स्य महाजनपद ये राजस्थान में स्थित है। और किस प्राचीन नगर के अवशेष
कुम्हार स्थल प्राप्त हुए तो पाटलिपुत्र से। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ है? तो शिशुनाग वंश के। ये संस्थापक रहा है शिशुनाग। मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो ये अजातशत्रु, ये सब हर्यक वंश इसीलिए प्रतिहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि इसमें सब अपने पिता को मार के ही राजगद्दी प्राप्त किए हैं। मगध का वह सम्राट जिसे अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो महापद्मनंद को। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है अर्धचंद्राकार। 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? तो ये चेदी की। जो मसूला महाजनपद है उसकी राजधानी और प्रेजेंट काल में कहाँ है उसको ज़रूर देख लीजिए। वो वीडियो आप देख लेंगे तो एक रिवीजन आपका हो जाएगा, फिर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा सर पे है, बहुत कम दिन बचे हैं। अब लिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई, तो ये कलिंग में। उदयवासव दत्ता की दंतकथा संबंधित है, तो ये कौशाम्बी से संबंधित है। अब हम देखेंगे धार्मिक आंदोलन। इसमें देखना है जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव रहे हैं और महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडलपुर में हुआ है। और इनको ज्ञान कहाँ हुआ? ऋजुपालिका नदी के तट पर। इनके प्रथम अनुयायी इनके दामाद जमाली थे। त्रिरत्न सिद्धांत इसमें कौन है? बुद्ध धर्म संघ उसमें था। और इसमें जैन धर्म में सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। और आजीवक संप्रदाय के संपादक थे मखली गोसाल। कौन थे? मखली गोसाल। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई? तो अर्धमागधी में। यापनी एक संप्रदाय है जैन धर्म से। किसमें? जैन धर्म से। स्यादवाद भी जैन धर्म से संबंधित होता है। तीर्थकर ये जैन धर्म से संबंधित है। शब्द जो है वो जैन धर्म में। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम हुआ, तो वल्लभी। और पहली जैन सभा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। प्रभासगिरी जिसका जन्म स्थान है वो जैन धर्म है। और वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, जैन धर्म। बुद्ध का जन्म, अब देखिए बुद्ध, लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश कुशीनारा में। और क्या हुआ? बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसमें महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो गृह त्याग। और गृह त्याग 29 साल में किए हैं, 35 साल में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया, इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। और भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण? मृग संहित चक्र द्वारा, तो प्रथम उपदेश में। धर्मचक्र प्रवर्तन लिया गया सारनाथ से। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। वैशाली में सबसे पहले इन्होंने अपनी वो मौसी को दिया, महाप्रजापति गौतमी को। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था देवदत्त, इसका चचेरा, इनके चचेरे भाई। बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति सुभद्र, इन्होंने अंतिम उपदेश दिया। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध धर्म और संघ। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुई। और संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन बौद्ध धर्म से संबंधित है। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, तो वो मेघवर्मन थे। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बनाया था। कौन कौन थे बंजारे? थे मल्लिक और तपस्सु। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगिरी बिहार में। विशुद्धिमग्न नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हीनयान से संबंधित है। किससे? हीनयान। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तपस्वी पूछा जाए, तो ये कौशाम्बी। बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म किसमें संबंधित हैं? दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है बुद्ध प्रतिमा के लिए। और देश के मूर्ति पूजा की नींव रखी गई बौद्ध धर्म से। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल। कुछ इसमें ढंग से आ नहीं पाया है तो हम पढ़ दे रहे हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। विक्रमशिला विहार ये धर्मपाल से संबंधित है।
कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए तो सांची। वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर है तो बोध गया। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम पर जाना जाता है तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में आया था? बिंबिसार में। बिंदुसार में बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान से देखा करिए। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये विक्रमशिला। अर्धनारीश्वर मूर्ति की आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक क्या है? तो ये देव और उसकी शक्ति का योग है। भागवत संप्रदाय और ब्राह्मण धर्म देखते हैं तो वह देवता जिसको कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, मतलब कला में हल लिए तो बलराम को। रामायण के वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली बैठक हुई तो किष्किंधा कांड। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की तो 9 रूपों का वर्णन है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, ये किसमें कहा गया है? गीता में। कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, फल आपको ईश्वर देगा, जितनी चाहत है उससे कहीं ज़्यादा देगा। बस अपने कर्म पर विश्वास करिए और कर्म अपनी ईमानदारी से करिए। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है तो भगवत गीता। भागवत धर्म में संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है तो हेरोडोटस के बेसनगर अभिलेख में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन है? तो ज्योति मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। नयनार थे अलवार नयनार, इसको याद रही। वो नयनार जो थे वो शैव थे और अलवार ये विष्णु वाले थे। वल्लभाचार्य ये मिलान करने के लिए प्रश्न बना था। पुष्टि मार्ग रामानुज ये विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। माधवाचार्य द्वैतवाद, शंकर अद्वैतवाद। मौर्य साम्राज्य के बारे में देखिए तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। सैंड्रोकोर्स और सिकंदर। सैंड्रोकोर्स चंद्रगुप्त के रूप में नाम जस्टिन ने किया है तो, और सिकंदर की भेंट का वर्णन किया है तो जस्टिन ने। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में भी था तो रुद्रनावन का जूनागढ़ विलाग यह पहला अभिलेख है संस्कृत भाषा में लिखा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की गई है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। राज्य के सप्तसांग सिद्धांत का 7वां अंक लास्ट में मित्राता है तो चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते हैं? तो विष्णु। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जिनजातियों द्वारा जोती गई भूमि से। वे शासकों जिसको गुलनार क्षेत्र में जल प्रबंधन की ओर ध्यान दिया तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। वह राज्य जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ तो ये अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है तो लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि के अस्तित्व को प्रमाणित करता है तो निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख मिलता है वह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है तो शिलालेख 12। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है तो अनुराधापुर। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत। अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में उत्कीर्ण राजज्ञों के लिए अशोक ने लिपियों का ये समझिए कि लिपि कौन कौन सी थी तो आरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी उत्तर पश्चिमी भाग में। और ब्राह्मी जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है, खरोष्ठी दाएं से बाएं। इलाहाबाद में अशोक के स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना देते हैं तो ये समुद्रगुप्त। फाहियान भारत आया था 399 एडी में और ये किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और कलिंग युद्ध का वर्णन हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख। मौर्यन जो मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने का जो संबंधी था वो उसे कहते थे समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का था। कहाँ का था? तो मिस्र का था। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था तो एंटीगोन गोनटास।
टालमे फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजियन संबंध थे कहाँ का था? तो ये मिस्र का था। हम जब पढ़ा रहे थे तभी कह रहे थे कि कहाँ कौन शासक रहा है, इससे प्रश्न बनते हैं। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह क्या था? वह वस्तुतः राजधर्म था, फ्लीट। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक ने। सांची का स्तूप बनवाया अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया? तो ये स्तंभों में किया गया। बुलंदीबाग प्राचीन स्थल है पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा क्षेत्र के द्वार किन वर्णों के लिए खोले गए थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। मौर्य काल में दंड विधान थे तो काफ़ी कठोर थे और कालसी प्रसिद्ध थे तो अशोक के शिलालेख के कारण। अब हम देखेंगे मौर्योत्तर काल। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेखित नहीं है तो सातवाहन। खारवेल के बारे में हाथी गुफा के अभिलेख से पता चलता है। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन ही था। और सातवाहन के बारे में याद करिए कि इनके नाम के अंदर आगे माँ का नाम लगता है, जैसे सौतमी, गौतमी, सातकर्णी, लेकिन ये पितृसत्तात्मक थे, वो मातृसत्तात्मक नहीं थे, याद रखिए। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था तो सातवाहन। मौर्यों के बाद सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी तो अमरावती में। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए हैं तो कुषाण ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काठियावाड़ के रुद्रदामन में। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए तो ये कुषाण शासक ने चलवाए। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया? जीर्णोद्धार की बात हो रही है तो रुद्रदामन प्रथम। बिना बेगार के वही प्रश्न है। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम हैं। ये किस राजवंश के समय में फले फूले? तो ये शुंग। विक्रम संवत 58, शक संवत 78 और शक संवत पे ही हमारा कैलेंडर है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि, ये पुष्यमित्र शुंग के समय में है। विक्रम संवत और शक संवत में अंतर अगर निकालेंगे तो ये 135 साल में क्या होता है। और ये देखिए मिलान करने के लिए प्रश्न बना था। डिमेट्रियस ये हिंदी यूनानी थे। रुद्रदामन शक और क्या गोंडोफर्नीज ये पल्लव। विम कुषाण। विम कटफिसस और कुजुल कटफिसस। तो विम कटफिसस ये सिर्फ तांबे के सिक्के चलाए थे और कुजुल कटफिसस जो थे वो चांदी तांबे दोनों चलाए थे, तो इसको याद रखिए। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण के बारे में प्रश्न जो बने इसको देख लीजिए। हमारे देश को इंडिया संबोधित यूनानी ने किया है। वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए तो स्ट्रेटो दिर्धी ने। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है तो विम कटफिसस को। वह वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था तो पुरुपोरस। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के आहत से किस भारतीय अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो मत्स्य। संगम युग में देखेंगे चोर चेल पांडे के बारे में। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय पर? तो ये व्याकरण ग्रंथ है। वह तमिल जिसे लघुवेद कुराल कहते हैं। शिल्पादिकारम के लेखक हैं इलंगो। और तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। दक्षिण भारत का इतिहास चोल, चालुक्य और वो पल्लव के बारे में देखिए जो प्रश्न बने हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट है तो चोल कला। नटराज के बारे में पूरा हम वो वीडियो कवर किए हैं दूसरे वाले वीडियो में। वह राजवंश जो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे तो ये चोल थे। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे तो चोल के बारे में 2-3 बातें जरूर याद रखिए कि जो नौसैनिक शक्ति और ये अपना उत्तराधिकार अपने जब जीते जी ही घोषित कर देते थे। चोल गंगम नामक वृहद कीर्तन झील बनवाने का श्रेय राजेंद्र को है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला है? तो कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के शासनकाल में वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था कौन? टोटावारियम। और चालुक्यों की राजधानी थी वातापी।
चोल शासकों में स्नानागार और भोजनालय का प्रबंध देखते थे, स्त्री और पुरुष दोनों। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो राजराज प्रथम चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था। तो मलिक काफूर। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी? सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री विवाह किया था। तो कुलोत्तुंग प्रथम ने। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो कुलोत्तुंग प्रथम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन तथा भारत के संबंधों का विवरण दिया था। तो हेनसांग। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं के प्रशासन में उच्च पद? तो उच्च पद महिलाओं को मिला है चालुक्य में। इसको उसमें भी कवर किया गया है। अब अगला प्रश्न क्या है कि मत्त विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख है पुलकेशिन तृतीय के अहेउल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया है। तो इसके तुल्य 634 होगा। शक संवत 78 इसमें जोड़ दिया जाएगा। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो पल्लव। वह पल्लव राजा जिसकी उपाधि राजसिंह थी। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसिंह उपाधि थी। धनंजय जो दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश थे धनंजय। तो ये टेबल सेम टू सेम ये टेबल है दूसरे वाले वीडियो में। धनंजय उनका राज्य क्या था? कुशलपुर। नीलराज का अवमुक्त, उग्रसेन का वो पालक का, विष्णुगोपा का कांची। अब हम देखेंगे गुप्त काल। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए तो चंद्रगुप्त प्रथम। रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त तो चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को, हूणों पर विजय स्कंदगुप्त के समय, और इसमें स्कंदगुप्त विजयी हुआ था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था तो दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। और दिनार वाचक था कांस्य सिक्का का। गुप्त अभिलेखों में दिनार वाचक था वह है कांस्य सिक्का का। स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य एरड़ में मिलता है 437 से 38 में। मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी के द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो रेशम बुनकरों में। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा और कलांकित है गुप्त काल में। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल में स्वर्णयुग कहा जाता है तो गुप्त काल। वह राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था तो वही गुप्त काल। भाग और बलि ये राजस्व के स्रोत थे। और गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा ये दिनार थी। और दर्शन की प्रारंभिक वो साक्ष्य इसके प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम थे। कर्म का सिद्धांत मीमांसा में। योग दर्शन ये पतंजलि। पुष्यभूत शुंग वंश से ये संबंधित है पतंजलि। न्याय दर्शन ये गौतम वो प्रवर्तक गौतम है। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। जो वेद को मानता है वो आस्तिक, जो नहीं मानता वो नास्तिक। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया तो शंकरदेव ने। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक का नायक कौन था? तो ये अग्निमित्र। ये कार्यस्थ जात का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें है? तो याज्ञवल्क्य में। और क्या है? दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसमें है? नारद में। और पुण्यवर्धन भुक्ति अवस्थित है तो उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार प्रचलित था ताम्रलिपि बंदरगाह से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ एरड़ से। कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों। चांदी के सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में स्तंभ पर किसका लेख है? तो ये जहांगीर का है। अब हम देखते हैं गुप्तोत्तर काल से जो प्रश्न बने हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी तो वो कन्नौज थी। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया तो कन्नौज और प्रयाग में। हर्षवर्धन को पराजित किया गया था पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। वह शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए तो प्रवरसेन प्रथम। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है तो गुजरात में। 6वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? तो लाट में। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी तो गोवा में।
प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम प्रचलित था। तो द्रव्य, इसमें अच्छे से कुछ में आ नहीं पाया है तो हम बोल रहे हैं तो उसको भी सुन लेंगे, क्योंकि पढ़ा तो गया ही, सिर्फ सुन लेंगे तब भी याद रहेगा। तो कुछ पेजेस अच्छे से आ नहीं पाया है। तो वह राजवंश अगला हम देखेंगे स्थापत्य कला। वह राजवंश जिसने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए तो चंदेल ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? तो राष्ट्रकूट ने। एलोरा में हम कहें ना कि धर्म पूछा जाता है, हिंदू बौद्ध जैन धर्म से संबंधित है एलोरा। अजंता और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में है। मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई में है। और महाबलीपुरी का सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था पल्लवों ने। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है तो कार्ले। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। वह केंद्र कौन है? कन्हेरी है। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन है तो कन्हेरी में 2017 के पेपर में आया है। सोमपुरा महाद्वार का निर्माण कराया गया है तो धर्मपाल ने कराया है। और क्या हुआ कि गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का ये मिश्रण है। सांची का महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ? तो दक्षिणी का। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं तो वो दतिया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है तो राजस्थान में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था तो नरसिंह प्रथम ने। और द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ होता है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से संबंधित है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में स्थित है? तो नागर। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। चंद्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चंद्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है ये कांची में स्थित है। अंकोरवाट का मंदिर स्थित है कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिसे भगवान वेंकटेश भी कहते हैं वह मंदिर स्थित है तिरुमल्ला पहाड़ी में। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का जो श्रेय है वो पल्लवों को जाता है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ ये राणा कुंभा के शासनकाल में बना है। और शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को। वह मंदिर जिसके परिसर में भारी भरकम नंदी की मूर्ति है और भारत की विशालतम नंदी का मूर्ति बृहदेश्वर मंदिर। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनाया गया है, पल्लव ने बनाया है। वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण स्थित है तो ये दतिया में। खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया गया था चंदेलों ने। कोणार्क मंदिर संबंधित है सूर्य से। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर ये ग्वालियर का तेली मंदिर है। अब देखिए सूची मिलान करिए। स्तूप ये सांची का पूछा जाता है। सांची का वो क्या है? तो ये स्तूप है, स्तंभ नहीं। चित्रकारी बाघ की चित्रकारी। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में। दशावतार मंदिर ये देवगढ़। अब प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार देख लेते हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक लिखा है पाणिनि ने। कालिदास की वह रचना जिसमें भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है कुमार संभव में। वह बंदरगाह जिसको पूडिका नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था तो अरिकामेडु। तमिलनाडु या रामावतार के लेखक थे कंबन। गुप्त काल में आयुर्विज्ञान के विषय की जानकारी की रचना की गई थी सुश्रुत ये चिकित्सा से संबंधित है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। 10 कुमार चरितम के रचनाकार दांडिन। द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया ये WA फेयर सर्विस हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया है, याद रखिए। जोन राज एवं श्रीवर ने। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो ये जय संहिता के रूप में। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी थी तो भगवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत की यशस्वी विधिवेत्ता थे तो विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखकों जो जैन धर्म के अनुयायी थे तो हेमचंद्र सूरी। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जयदेव थे। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी गई थी भोज ने लिखी है। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की तो आर्यभट्ट ने। गौवहों के रचयिता थे वाकपति।
विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो व्रात्य क्षत्रियों का। प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की? तो मनु ने। मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की है? तो सोमेश्वर तृतीय ने। अब हम देख लेते हैं पूर्व मध्यकाल, थोड़ा सा बचा है बस। तो राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, और इसमें प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार इसमें विजयी हुए। विक्रमशिला के संस्थापक देख चुके हैं धर्मपाल। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र विहार बनाया। कहाँ बनाया? सारनाथ में। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था, तो दंती दुर्ग ने। रामानुजर के अनुयायियों को कहा जाता है, तो वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी होयसल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक क्षेमेंद्र। वह चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, तो यशोवर्मन। एक नए संवत चलाने का श्रेय हमको जाता है, हमको नहीं मतलब लक्ष्मण सेन को जाता है। वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, तो विद्याधर। जेजाग भुक्ति ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे, तो चेदी वंश थे। विविध देखिए, प्राचीन श्वेताम्बर मंदिर जैन मंदिर है ये। पालीताना ये गुजरात में है। विदेशी व्यापार संबंधी संस्था थी, तो नाना देशी एवं नगरम। उद्दलक आरूढ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे, तो कुरु पांचाल के। बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल निवास था प्रतिष्ठानपुर। वह जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, इसको ये महाभारत में कहा गया है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कथा उपज का छठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे विदग भागम। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। बेसनगर अभिलेख में हेरियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई थी चामुंडराय। चोलों की राजधानी तंजौर थी। और एम्फोरा जार होता है, एम्फोरा जार क्या होता है? लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार। विक्रम संवत ये 57 ईसा, और कहीं कहीं 57 कहीं कहीं 58 में लिखा रहता है, जो ऑप्शन में एक ही दिया रहेगा, 57 सही है। खसरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। तो ये हम 37 मिनट में पूरा प्राचीन भारत अभी तक जितने भी प्रश्न बने हैं वन लाइनर फॉर्म में देख चुके हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और इसको आप कम से कम 3 से 4 बार मेरे कहने पे देख लीजिए। स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो 15 मिनट में देख लेंगे, और 15 मिनट में आप लोग बहुत कुछ इसमें पा जाएंगे। और बनाने को तो 10-10 घंटे 12-12 घंटे एक एक सब्जेक्ट को 4-4 महीने लेके लाइव में बैठे रहेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। कम समय में हम कितना पा लेते हैं यही यूट्यूब में देखा जाता है। यूट्यूब में ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तभी आप अच्छा पढ़ाते हैं। तो क्वालिटी पर ध्यान दीजिए और क्वांटिटी पर नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने मित्रों तक शेयर करिए और इतना सहयोग बनाइए, तभी हम वीडियो कंटिन्यू कर पाएंगे। वैसे तो ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे, और हम मध्य भारत नहीं अभी करेंगे, आधुनिक करेंगे, क्योंकि आधुनिक से 14-15 प्रश्न आने हैं और प्राचीन से 5-6 प्रश्न आते हैं। तो इस आशा है कि इसी में से आ जाएगा ये 3 वीडियो से। आधुनिक भारत 5 से 6 वीडियो बनेंगे उसमें, और उसके बाद हम मध्य भारत, उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। और करेंट अफेयर भी जो आता है कम से कम हफ्ते में 2 से 3 वीडियो हम जो लिखते हैं तो उसी का हम वीडियो बनाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये करेंट अफेयर है, और इसमें से अगर 30 से 35 प्रश्न आएंगे या 20-25, तो इसमें से कम अगर 20 आए तो 15 आएंगे इसी में से। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।